अस्सलाम वालेकुम। जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट पार्ट में खुश आमदीद। करंटली जो स्क्रीन पे पार्ट आया, दिस इज़ जो प्रीवियस पार्ट जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जस्ट रिकैप कराने के लिए कि हम बेसिक्स देख चुके थे, प्रॉम्प्ट्स अलर्ट्स देख चुके थे, एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेशन देख चुके थे, ऑपरेटर्स कंट्रोल फ्लो वाइल एंड फॉर लूप्स भी देख चुके थे। इसके अलावा एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको असाइन किया था जिसकी वर्किंग मैंने आपको दिखा दी थी एंड एक्सपेक्टेडली वो भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। सो कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें सबसे पहले जो है ना, हम फंक्शंस की बात करेंगे। रिमेनिंग इसके अलावा फंक्शंस की एक्सरसाइज होगी, अरेज होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद फाइनली एपीआई इंटीग्रेशन होगी। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फंक्शंस। और ये उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहते हैं कि सर कोडिंग सीख रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो इस फंक्शंस वाले पार्ट में वी विल गो थ्रू अ ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, जिसमें आप मेरे थॉट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि किसी भी लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक सिंपल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। पाइथन की मैंने कंपैरेटिवली काफ़ी इजी दी थी, जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी ट्रिकी हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं, ये भी आप लोग कर लेंगे। इसमें जो मेनली ये फंक्शंस वाली थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं वो एक्सरसाइज में होंगी। ठीक है, आपको एक्सरसाइज में सारी समझाऊंगा और उसके बाद आपने वो सारी एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करनी है और उसके सोल्यूशन की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आपके उस एक्सरसाइज के साथ मिक्स ना हो और आप अगली वीडियो रन करने से पहले उस एक्सरसाइज को खुद अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। अच्छा, इसको पिछले वाले पार्ट को मैंने अभी थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ किया है। ये सारे जो पिछला हमने पढ़ा था इसको मैंने पार्ट वन के फ़ोल्डर में डाल दिया। अब जब भी आप अपनी रिपोजिटरी को अपडेट करेंगे तो वो एक पार्ट वन के फ़ोल्डर पे होगा। रिपोजिटरी को अपडेट कैसे करते हैं? जब भी आप किसी फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं ना और आपने अपडेट लेनी है उसकी, तो आप यहाँ पे गेट पुल की कमांड दे देते हैं। ऐसे नहीं सीधा सीधा गेट पुल कर दें। जब आपने गेट से क्लोन किया हुआ होगा, उसमें वो सारा गेट की रिपोजिटरी का डाटा होगा, उसको अपना रिमोट ओरिजिन पता होगा ये वाला, तो उसके बाद ही गेट पुल चलेगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि गिट को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको मेरी पहली प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में गिट के बारे में बात की गई है। मैं गिट को रिपीट नहीं करूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि इसका यूज़ एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह हम पाइथन के साथ कर रहे थे। इनफैक्ट गिट जो है एक यूनिवर्सल मेथड है आपके वर्जन मैनेजमेंट के लिए। ये स्पेसिफिकली किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आप किसी भी किस्म के अपने फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं इसके साथ। सो अगर आप ने ये अपडेटेड फॉर्म फेच करनी है गिट से, तो जिसमें सारी जो ये मेरे पार्ट्स हैं ये एक फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो आप जाके गिट को या तो फोर्क करेंगे अपनी प्रोफाइल से, उसको फिर क्लोन करेंगे और उसके बाद आप पुल करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली मेरे इस वाले लिंक से जो मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो पे भी दिया हुआ है, इस वाले लिंक से पुल करके उसको इस फॉर्म में रख सकते हैं। फिर जो जो मैं अपडेट्स देता रहूँगा, अगर मैंने लेट से इसमें से किसी कोड में भी कोई चीज़ अपडेट कर दिया तो वो अपडेट आपके पास आ जाएगी जब भी आप गिट पुल करेंगे। तो आई विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग न्यू फाइल्स। जो मैं अभी नई फाइल्स क्रिएट करता जाऊँगा उसमें उनको भी मैं अल्टीमेटली पार्ट टू का फोल्डर में डाल दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें इन फोल्डर में ही फाइल जनरेट कर रहा हूँ। सो इसको अभी हम कहेंगे पार्ट टू फंक्शंस, क्योंकि हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। अच्छा, अब अगेन इन फंक्शंस को हमने टेस्ट कैसे करना होगा, इसके लिए हम खोल लेते हैं अपना ब्राउज़र। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, इसको हम इस तरफ स्टैक कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल खोल लेते हैं। कंसोल को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, ये आ गया।
अच्छा, ठीक है। असल में कंसोल को खोलने का मकसद ये है कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट को एज कंपाइलर नहीं यूज़ कर रहे होते, हम इसको क्रोम में रन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट चलती है वो क्रोम के साथ चल रही हो, मतलब किसी भी वेब ब्राउज़र के साथ चल रही होती है, तो हम उसको वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट फंक्शंस बेसिकली क्या हैं, एक ये यूनिट्स होते हैं, एक प्रोग्रामिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसमें आप कोई इनपुट भेजते हैं और वो प्रोसेस करके कोई आउटपुट भेज देते हैं। ठीक है, जब आप एक कॉम्प्लेक्स कोड बेस पे काम कर रहे होते हैं तो आप हर चीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखते, आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के हेल्पर फंक्शंस बना लेते हैं, जिन फंक्शंस को आप कॉल कर करके अपने पर्पस पूरे कराते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस का जनरल फॉर्मेट है वो ये है। सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स जो फंक्शन के अंदर इनपुट जाएंगे, और उसके बाद जो भी उसके अंदर कोड जनरेट रन होना है वो जाता है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये पैरामीटर्स लाजमी हो, इन पैरामीटर्स के बगैर भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाता है, इन पैरामीटर्स के साथ भी हो जाता है। पैरामीटर्स क्या हैं? जो आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अक्सर आपको कोई इनपुट वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं होती, अक्सर आपको होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। ठीक है, अगर अब एक हम सिंपल हेलो वर्ल्ड के फंक्शन की बात करें तो इट विल लुक लाइक दिस। फंक्शन, जिस तरह एक आपको जनरल सिंटैक्स में बताया था, उसके बाद एक फंक्शन का नाम होगा, ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। अब देखें, इसके अंदर कोई हमने पैरामीटर्स नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। अब अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, अब ये फंक्शन इसके अंदर स्टोर हो गया, उसने कोई आउटपुट नहीं दिया। फंक्शन आउटपुट कब देगा? जब मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करूँगा। कॉल कैसे फंक्शन को किया जाता है? अगर मैं लेट से यहाँ पे हेलो लिखूँ तो ये वाला फंक्शन का नाम है। ठीक है, अब सिर्फ अगर आप हेलो लिखेंगे ना तो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। देखते हैं क्या क्या होता है अगर सिर्फ हेलो लिखते हैं। ठीक है, हेलो पे उसने मुझे पूरा का पूरा फंक्शन का सिंटेक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, हेलो पे आपके पास पूरा फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने फेच कंप्लीट फंक्शन, अगर आपने फंक्शन को रन करना है तो उसको आप कॉल का वर्ड यूज़ किया जाता है। कॉल फंक्शन के लिए यू विल राइट हेलो, और आगे आप इस तरह कर देंगे। ठीक है, अब देखें क्या होता है। क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसने क्या करना है, कंसोल पे हेलो वर्ल्ड लॉक करना है। तो अब इस फंक्शन को हम रन करके देखते हैं यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैंने अपनी ऑडियो की थोड़ी सेटिंग्स चेंज की हैं। लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि आवाज़ जो है कम आ रही है, तो अगर वो ठीक हो गया तो मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आवाज़ जो है वो अच्छी आ रही है, बेहतर आ रही है। अगर अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फंक्शन का फॉर्मेट हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमने पैरामीटर्स की बात की थी, ये कैसे आते हैं? अगेन हम एक फंक्शन अगर लिखें, अब मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड ना, क्या हेलो में उस बंदे का नाम, उस पैरामीटर को कॉल कर दे। लेट से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन हेलो मी, और यहाँ पे एक नेम डाल देते हैं। जो नेम पास होगा वो उसको हेलो कह देगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट, कंसोल लॉग, बट यहाँ पे हेलो के आगे मैं वर्ल्ड के बजाय यहाँ पे प्लस करके नेम कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हेलो मी कॉल करूँगा। अच्छा, मैं अगर बगैर पैरामीटर के कॉल करूँ तो देखते हैं क्या होता है। पहले इस फंक्शन को यहाँ पे फीड कर दें, फंक्शन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं हेलो मी इस तरह कॉल करता हूँ तो क्या होगा, हेलो आगे अनडिफाइंड एक रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि इस नेम को स्पेसिफाई नहीं किया गया, सिर्फ हेलो चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से पैरामीटर पास कर देता हूँ, हेलो अवैस, ठीक है, और ये मैं रन करता हूँ तो हेलो अवैस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपने इस फंक्शन के नीचे अंदर कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है तो इस तरह की हम एक एग्जांपल देख सकते हैं।
एक ऐड नंबर के नाम से फंक्शन बनाया, उसमें दो नंबर्स हैं, नंबर वन नंबर टू, दो पैरामीटर्स हो गए यहाँ पे, और कंसोल में उसने लॉग करना है जो भी दो नंबर्स हैं उनका सम, ठीक है, उनको ऐड करके। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, 50 रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये नंबर वन और नंबर टू को एज पैरामीटर ले रहा है और कंसोल में लॉग कर रहा है। अच्छा, ये तो वो तरीका है जिसमें फंक्शन जो है वो अपने अंदर वैल्यूज़ ले रहा है। इसके अलावा हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं। वो वैल्यू रिटर्न कैसे कराते हैं वो अभी हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम ये देख लेंगे फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कैसे लेता है। अब लेट से मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करता, ठीक है, इसको इसी तरह रहने देते हैं, दोबारा लिख देते हैं ऐड नम। यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि फंक्शन को चाहिए पैरामीटर्स चलने के लिए। ठीक है, वो उनको प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो है कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं, लेट से नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, नंबर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये तरीका होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देने का। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। अच्छा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में लेट से यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। अब अगर मैं बग़ैर कोई वैल्यू डाले इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, अब मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं फंक्शन को अगर बगैर वैल्यू डाले कॉल करूँ, हालांकि वो दो पैरामीटर्स मांग रहा है, नम वन और नम टू, लेकिन मैं उसको नहीं दे रहा यहाँ से, तो वो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर देगा ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इस तरह करूँ तो वो मेरे पास ज़ीरो प्रिंट कर देगा, क्योंकि ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इस ज़ीरो के अलावा हम और भी कोई वैल्यूज़ दे सकते हैं, वो तब वैल्यूज़ असाइन होंगी जब मैं कोई खुद वैल्यूज़ नहीं दे रहा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से लेट से 10 10 कुछ करके वैल्यूज़ दे देता हूँ। लेट से पहले हम एक वैल्यू दे के देखते हैं। ठीक है, जो पहली 10 की वैल्यू है वो जाएगी नंबर वन में, और नंबर टू को कोई वैल्यू नहीं जा रही तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको चला के देखें तो इट विल गिव अस, इट शुड गिव अस 10। ठीक है जी, 10 आ गया। और अगर हम इसके बाद दोनों की वैल्यूज़ दे देते हैं तो दोनों को वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। ठीक हो गया इतना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूज़ रिटर्न करने की। ठीक है, अब अगर एक दफ़ा मैं दोबारा से बग़ैर रिटर्न की एक फ़ंक्शन लिखूं, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ द फंक्शन जो कि रिटर्न नहीं कर रहा होता, मैंने दोबारा से एक फंक्शन लिख दिया। इसको अगर हम यहाँ पे फीड करें और उसके बाद कॉल करें, सर सैम उसने लिख दिया। ठीक है, टाइटल और नेम, यहाँ दरमियान में स्पेस है। ठीक है, और उसने स्पेस डाल के टाइटल और नेम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो कर दी हैं। अगर हम इनको कुछ वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मकसद यहाँ पे बताना ये नहीं है कि यहाँ पे क्या चलेगा। लेट्स से एक स्ट्रिंग है वेलकम प्लस वेलकम सर सैम आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, वेलकम प्लस फॉर्मल सर सैम वेलकम अनडिफाइंड। ओके, अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने वेलकम तो भेज दिया। ठीक है, वेलकम यहाँ पे प्रिंट हुआ, लेकिन आगे अनडिफाइंड क्यों आ गया, क्योंकि फॉर्मल से फॉर्मल कंसोल पे तो लॉग करा रहा है सर सैम, लेकिन फॉर्मल के अंदर नहीं वैल्यू आ रही। ठीक है, वो फंक्शन को कॉल करा रहा है, उसके अंदर वैल्यू सेव नहीं हो सकती। अब जब हम रिटर्न कराएंगे इसी फंक्शन से तो क्या होगा, हम यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे, रिटर्न।
ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो है कंसोल में प्रिंट नहीं होगी, ये वाली चीज़ रिटर्न होगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होगा उसकी जगह जाके लग जाएगी। ठीक है, हो जाएगा वेलकम प्लस सर सैम, और उसके बाद जब हम इसको कॉल करेंगे, इसको यहाँ डिफाइन करते हैं और उसके बाद इसको हम कॉल करेंगे तो इट विल गिव अस अ वैलिड आउटपुट। ठीक है, वेलकम सर सैम। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड। वेलकम के आगे स्पेस नहीं है, स्पेस डाल देते हैं। ये ले जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आपको फ़र्क पता चल रहा है कि रिटर्न करने में और रिटर्न ना करने में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं कि फंक्शन का स्कोप क्या होता है। फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन हुआ हो या बाहर वेरिएबल डिफाइन हुआ हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसके लिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, वेरिएबल स्कोप की बात कर लेते हैं। एक फंक्शन में बनाता हूँ, लेट्स से, जिसमें किसी भी चीज़ को से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम टाइम्स 2 कर देते हैं, कोई भी चीज़ डबल हो रही है। ठीक है, इसमें एक नंबर आ रहा है, ठीक है, और आगे एक फंक्शन बना हुआ है, और हम एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं रिज़ल्ट का, जो कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद रिटर्न कर रहा है रिज़ल्ट। अच्छा जी, अभी हमने फंक्शन बना लिया। अब इसमें दिखाने का मकसद ये है कि ये फंक्शन जिस टाइम कॉल होता है उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होता है रिज़ल्ट। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर ही क्रिएट हो रहा है, फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहा है। ये कीवर्ड फंक्शन के अंदर कॉल होने का मतलब ही यही है कि फंक्शन के अंदर ये इनिशियलाइज हो रहा है वेरिएबल। इसका मतलब है जब आप फंक्शन से एग्जिट होते हैं तो ये वेरिएबल किल हो जाता है। ठीक है, मीनवाइल जो भी इसकी वैल्यू होती है वो ये रिटर्न कर चुका होता है। इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, लेट्स से हम इस फंक्शन को भी फीड करते हैं कंसोल में और टाइम्स 2 हम रन करते हैं। लेट्स से 4 डाल देते हैं, यहाँ पे 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया। अब रिजल्ट की वैल्यू इस फंक्शन के दौरान कितनी हो गई, 8 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 4 आया था, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 8 हो गया। तो अगर हम रिजल्ट लिखें तो 8 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे तो वो हमें एरर देगा, वो रिजल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि ये भी कोई वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, अब अगर हम ग्लोबल स्कोप की बात करें, अगर एक वेरिएबल को हम ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर कर दें, लेट्स से एग्जैक्ट सेम चीज़ हम दोबारा करते हैं, बट उससे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट के नाम से। ठीक है, लेट्स उसको हम 2 से इनिशियलाइज करते हैं, उसको हम पहली वैल्यू जो है 2 दे देते हैं। ठीक है, अब रिज़ल्ट जो है वो फंक्शन से बाहर डिफाइन हो रहा है, उसके बाद फंक्शन के अंदर चेंज हो रहा है और उसके बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। सो लेट्स ट्राई दिस, इस पूरे को हम करते हैं कॉपी। ठीक है, ये टाइम्स 2 पे 4 पे आ गया, तो रिजल्ट की वैल्यू लेटेस्ट हमारे पास 8 है, लेकिन जो हमने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है उसकी 2 है। अब अगर हम रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट की वैल्यू, ये वाले रिजल्ट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ये ओरिजिनल आनी चाहिए। लेट्स सी, अब अगर हम रिजल्ट लिखें तो ये हमें 2 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है जो ग्लोबल लेवल पे 2 डिक्लेयर हुआ हुआ था वो स्टिल 2 ही आ रहा है, वो इसके अंदर चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका स्कोप फंक्शन के अंदर चेंज हो रहा है। अब क्या तरीका है कि हम चाहते हैं, अगर हम ऐसा चाहते हैं, वैसे तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस के फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उससे ग्लोबल वेरिएबल्स चेंज किए जाएँ। फंक्शन में हमेशा हम इनिशलाइजेशन करते हैं। इन केस हम चाहते हैं ये वाला रिजल्ट चेंज हो जाए, हम ये जो VAR लिख रहे हैं ना इस रिजल्ट से पहले, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना सा फ़र्क करेंगे। यहाँ से हमने ये ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा, जब ये रिजल्ट होगा ना तो ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कॉल करेगा। लेट्स से इसको हम यहाँ इनिशलाइज कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम उसको कॉल कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो 80 आएगा। अब जब हम रिजल्ट लिखेंगे, पिछले केस में हमारे पास रिजल्ट जो की वैल्यू उसकी 2 आ रही थी, लेकिन इस केस में जो भी रिजल्ट की लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आएगी। ये देखें जी, 8 आ रही है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर चेंज हो चुकी है और फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल को भी इफेक्ट कर दिया है, क्योंकि फंक्शन जो वेरिएबल है वो यूज़ ही ग्लोबल वेरिएबल कर रहा था। ठीक है, उससे नई इनिशियलाइजेशन VAR करके नहीं की। अगर आप कर देते हैं तो नहीं चेंज होगा, अगर नहीं करते तो ग्लोबल वेरिएबल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने स्कोप की बात भी कर ली और
हमने बेसिक फंक्शंस कॉल कैसे होते हैं, रिटर्न के बगैर कैसे होते हैं, पैरामीटर्स कैसे होते हैं, तो दीज आर ऑल द बेसिक्स ऑफ द फंक्शंस यू नीड टू नो। इसके बाद हम बात करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज की, ठीक है। सो कमिंग ओवर टू द एक्सरसाइज फॉर द फंक्शंस। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी होना शुरू हो जाएंगी। मैं इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, लेकिन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक दफ़ा मैं आपको समझाऊंगा। आपने इस एक्सरसाइज को समझना है और उसके बाद उसको अपने एंड पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इस फाइल को मैं रीनेम कर रहा हूँ टू ए के नाम से, ठीक है। अभी ये एक्सरसाइज होगी। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम्स वन बाय वन। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम वन। इसको एक दफ़ा मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है? ओके, राइट अ फंक्शन कॉल्ड स्लीप इन दैट टेक्स इन टू बूलियन पैरामीटर्स वीकडे एंड वेकेशन। बूलियन पैरामीटर्स का क्या मतलब है कि आप एक फंक्शन बनाएंगे स्लीप इन के नाम से, जिसमें दो पैरामीटर्स होंगे और दोनों बूलियन होंगे, या तो उनकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। द पैरामीटर वीकडे इज ट्रू इफ इट इज़ अ वीकडे एंड द पैरामीटर वेकेशन इज ट्रू इफ वी आर ऑन द वेकेशन, ठीक है। क्या है कि वीकडे ट्रू होगा अगर वो कोई वीकडे है, ठीक है, और वेकेशन वाला ट्रू होगा इफ़ वी आर ऑन वेकेशन। वी स्लीप इन इफ़ इट इज़ नॉट अ वीकडे और वी आर वेकेशन। हमने क्या करना है कि हम उस दिन सो सकते हैं, उस दिन जिस दिन या तो वीकडे ना हो या फिर वेकेशन हो। अगर वीकडे है तो वेकेशन हो, या फिर वीकडे ही ना हो, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ़ वी स्लीप इन। सो अगर हम सो सकते हैं उस दिन तो हमने ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। देखें ये पहले केस में फॉल्स और फॉल्स है, इसका मतलब है कि वीकडे नहीं है, छुट्टी का दिन है, तो वेकेशन चेक करने की ज़रूरत वैसी नहीं है, हम उस दिन सो सकते हैं, ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरे केस में अगर वीकडे है, ठीक है, और वेकेशन भी नहीं है, तो उस दिन हम नहीं सो सकते, ठीक है, उस दिन हमने काम करना है, तो उस दिन फॉल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। अगर वीकडे फॉल्स है, मतलब वीकेंड है और उस दिन वेकेशन भी है, ट्रू, तो इट विल रिटर्न ट्रू। और एक और कंडीशन रह जाती है कि वीकडे है और वेकेशन भी है, मतलब दोनों ट्रू हो जाएं, तो तब भी हम सो सकते हैं, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आपने, ये आपके जस्ट ऑपरेटर्स के इस्तेमाल के साथ हो जाएंगे। किस तरह होते हैं ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम वन। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। Monkey trouble. We have two monkeys A and B, and the parameters as A smile and B smile indicate if each is smiling. We are in trouble if they both are smiling or if neither of them is smiling. Return true if we are in trouble. अगर हम trouble में हैं तो true return करेंगे। तो it is sort of, ये एक boolean table है जिसमें वो किसी ना किसी बूलियन के अगेंस्ट कोई रिजल्ट जनरेट कर रहा है। जिन्होंने थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग स्टडीज़ की हुई हो या फिर बूलियन अलजेब्रा पढ़ा हो, उन्हें आइडिया होगा कि ये कंडीशन जिसमें दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, उसके केस में अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो इट इज़ आई थिंक एक्स और गेट या एक्स नॉर गेट, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है, मैं थोड़ा सा भी भूल गया हूँ। जो भी आपने उसको इम्प्लीमेंट जो है इसी तरह लॉजिक के साथ करना है, ठीक है। कि अगर दोनों स्माइल कर रहे हैं तो वी आर इन ट्रबल, अगर दोनों स्माइल नहीं कर रहे तब भी वी आर इन ट्रबल, ठीक है। अगर दोनों में से एक स्माइल कर रहा है तो वी आर नॉट इन ट्रबल, ठीक है। अगर दोनों से एक स्माइल कर रहा है तो वी आर नॉट इन ट्रबल एंड इट इज़ फॉल्स। ये भी आपकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम होगी, ये भी सिंपल सी होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अगली जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ स्ट्रिंग टाइम्स
ये प्रॉब्लम क्या कहती है, गिवन अ स्ट्रिंग एंड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर n एंड अ लार्जर स्ट्रिंग दैट इज n कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग एंटर करनी है, ठीक है, और उसके आगे एक नंबर एंटर करना है और उसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि वो स्ट्रिंग बार बार अपेंड होती जाए। ठीक है, इसका आपने कोड लिखना है और मतलब सिंपली ये स्ट्रिंग जो है अपने अपने आप में वही स्ट्रिंग ऐड करती जाएगी। कैसे ऐड करती जाएगी, आपने लूप लगानी है और आपने उसको इनिशियलाइज करना है इस स्ट्रिंग से, और इतनी दफ़ा आपने लूप चलानी है और आपने उस स्ट्रिंग में उतनी दफ़ा ही ये वाली स्ट्रिंग ऐड कर देनी है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको आपने खुद एग्जीक्यूट करके देखना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक और प्रॉब्लम पे, लकी सम। Given three numerical values a, b, c, return their sum. However, if one of the values is 13, तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का आपने सम रिटर्न करना है बाय डिफ़ॉल्ट ए बी और सी का, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर उनमें से एक वैल्यू भी 13 है, देन इट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द सम एंड द वैल्यूज टू इट्स राइट डू नॉट काउंट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ बी इज 13 देन बोथ बी एंड सी डू नॉट काउंट। ठीक है, एग्जाम एग्जाम्पल इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ए बी और सी जो हैं आपने ऐड करने हैं तीन नंबर। ठीक है, और अगर उसमें से कोई भी नंबर 13 आ जाता है ना, तो बस उससे पीछे पीछे जितना रिजल्ट बना होगा वही रिटर्न हो जाएगा, आगे की कोई चीज़ ऐड नहीं होगी इंक्लूडिंग दैट नंबर जो 13 आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए 13 आ जाता है तो रिजल्ट ज़ीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो रही होगी। अगर बी 13 आ जाता है तो रिज़ल्ट ए होगा, अगर सी 13 आ जाता है तो रिज़ल्ट ए प्लस बी होगा। ठीक है, और अगर इन दो में से कोई भी 13 नहीं आता तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, इसको जितना आप एफिशिएंटली कम से कम लाइंस में कोड कर सकते हैं ये करने की कोशिश करना, अदरवाइज चीज़ ईजी है, लेकिन आप उसको जितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं उसमें जो कंप्यूटेशन है जितनी कम इस्तेमाल होती है उतना आपका कोड एफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा जी, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं हम इसके बाद। अच्छा जी, आप तेज़ ड्राइविंग कर रहे हैं एंड अ पुलिस ऑफिसर स्टॉप्स यू, राइट अ कोड टू कंप्यूट द रिजल्ट इनकोडेड एज इनिशियल वैल्यू इंटीजर वैल्यू। जीरो इज इक्वल टू नो टिकट, वन इज इक्वल टू स्मॉल टिकट, टू इज इक्वल टू बिग टिकट। ये हम पाइथन में इस तरह की एक प्रॉब्लम कर चुके हैं, स्मॉल टिकट और बिग टिकट वाली। ठीक है, नो टिकट वाली, उसमें एक बर्थडे वाला भी वेरिएबल हमने डाला हुआ था, इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, सॉरी बल्कि है इस बर्थडे, ये एग्जैक्टली उसी तरह की चीज़ है, बल्कि आई वॉज मिस्टेकन, इसमें बर्थडे वाला भी है प्रॉब्लम। ये एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह की हमने पाइथन की प्रॉब्लम्स में किया था कि आपने रिटर्न करना है 0 1 या 2, डिपेंड्स ऑन द स्पीड। ठीक है, जो इनपुट होगी वो स्पीड होगी, और अगर आपकी बर्थडे है तो आपको थोड़ा सा स्पीड का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जो आपने अलाउंस देना है ना, फॉर एग्जांपल 60 और लेस पे आपकी जो स्पीड थी, अगर वो 60 या 60 से नीचे है तो उस पर नो टिकट है। अगर 61 से 80 तक है, 80 इंक्लूड करके, तो वन रिजल्ट होगा विच इज़ स्मॉल टिकट, और अगर 81 से ऊपर है तो इट इज़ अ बिग बिग टिकट। हाँ, अगर आपकी बर्थडे है ना तो आपकी जो भी स्पीड है उसमें से आपने क्या करना है, आपने बर्थडे पे आपको 5 हाइयर का क्वेश्चन मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो आपकी इनपुट स्पीड आ रही है आप उसमें से 5 माइनस कर दें तो आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 65 पे जा रहे हैं तो वो स्मॉल टिकट काउंट नहीं होगा, वो नो टिकट काउंट होगा, क्योंकि 65 में से आप 5 माइनस कर देंगे, 60 हो जाएगा, और 60 पे आपका नो टिकट है। तो जो आपकी जो भी इनपुट स्पीड आ रही है, आप अगर आपकी बर्थडे, इफ़ बर्थडे इज़ ट्रू, अगर इसको आप इस तरह करेंगे, इफ़ इज़ बर्थडे। ठीक है, अभी मैं पूरा कोड करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आपकी स्पीड इज इक्वल टू स्पीड -5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी लॉजिक जो है इसके बाहर जो है वो उसी तरह बिल्ड होगी जिस तरह उसने बाकी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, अगली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नाउ दिस इज़ द फाइनल एक्सरसाइज, ये थोड़ी सी ट्रिकी है।
इतनी ट्रिकी नहीं है। जिस तरह मैं पाइथन में भी इस एक्सरसाइज के बाद एक थोड़ी सी चैलेंजिंग प्रॉब्लम दी हुई थी, वो तो काफ़ी सुपर चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैंने उसको कहा था। ये इतनी सुपर चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चैलेंजिंग है, आपको थोड़ी सी एक दफ़ा मुश्किल होगा, और इसको हम बोनस एक्सरसाइज का नाम देंगे। यहाँ तक आपकी सारी एक्सरसाइजेस बगैर किसी मसले के हो जानी चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप इजीली बगैर गूगल शूगल के इन सबको बना सकते। यू शुड बी एबल टू डू इट विदाउट कंसल्टिंग एनी चैट जीपीटी और गूगल, जितने अभी तक आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। हाँ, ये जो फाइनल एक्सरसाइज है इस पर शायद आपको सोचना भी पड़े थोड़ा सा ज़्यादा, और शायद आप गिव अप भी कर जाएँ। इतनी मुश्किल नहीं है कि गिव अप कर जाएँ, गिव अप करना नहीं है, आपने पहले पहले पूरी कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टडी व्हाट दिस बोनस एक्सरसाइज इज। वी वांट टू मेक अ रो ऑफ ब्रिक्स दैट इज़ गोल इंचेस लॉन्ग। आपका एक फंक्शन है जिसका एक वेरिएबल गोल है, ठीक है, जो डिफाइन कर रहा है कि इतने इंचेस लॉन्ग का आपने एक रो बनानी है ईंटें जोड़ के। वी हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल ब्रिक्स एंड बिग ब्रिक्स। ठीक है, जो आपकी स्मॉल ब्रिक्स हैं वो 1 इंच की हैं, जो बिग ब्रिक्स हैं वो 5 इंचेस की हैं। रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक द गोल बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ब्रिक्स। ठीक है, दिस इज़ अ लिटिल हार्ड एंड लुक्स एंड कैन बी डन विदाउट एनी लूप्स इन अ सिंगल लाइन। इफ़ यू कांट फिगर आउट वन, डोंट वरी, इट्स अ बोनस एक्सरसाइज। ठीक है, ये अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर पाते तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, लेकिन अगर कर पाते हैं तो इट इज़ अ गुड, इट मीन्स यू हैव लर्न द फंक्शंस वेरी वेल। अच्छा, 8 के अंदर ट्रू क्यों रिटर्न हो रहा है? क्योंकि आपके पास 3 छोटी ब्रिक्स गिवन है और एक जो है बड़ी ब्रिक गिवन है। अगर आप एक बड़ी ब्रिक इस्तेमाल करें 5 इंचेस की और साथ 3 ब्रिक्स लगाएं तो आप 8 इंच लॉन्ग रो बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगला टेस्ट केस क्या है? 9, जो कि फॉल्स है। अगर आप 5 इंच की एक ब्रिक इस्तेमाल करें और 3 इंच की ये ब्रिक इस्तेमाल करें तो टोटल आप जो लेंथ बना सकते हैं वो 8 है, जो कि मतलब रिक्वायरमेंट 9 है और आप 8 तक मैक्सिमम बना सकें, तो सो दिस विल रिटर्न फॉल्स। अच्छा, अगला आपकी टोटल लेंथ 10 है और आप जस्ट दो, आपके पास 5 इंचेस की ब्रेक है, आप जस्ट ये दो यूज़ करके 10 बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और केस होगा जिसमें फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, वो मैं केस यहाँ ऐड कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 11 है और आपके पास स्मॉल ब्रेक कोई नहीं है। इनको हम 3 कह देते हैं और इसको हम 0 कह देते हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि इन सबको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके सम कर दें और ये अगर ग्रेटर है तो बन जाएगा। अब देखें, आपके पास 3 5 इंच की ब्रिक्स हैं तो इट मेक्स 15। या तो आप 15 इंच लंबी बना सकते हैं, या 5 इंच लंबी बना सकते हैं, या 10 इंच लंबी बना सकते हैं, आप 11 इंच नहीं बना सकते। इस केस में भी इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जस्ट मैंने ये टेस्ट केस इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम की बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ तक वी आर कंक्लूडिंग द जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस। इसके बाद हम रेज ऑब्जेक्ट्स और एपीआई इंटीग्रेशन पे जाएंगे। वो थोड़ी सी एपीआई इंटीग्रेशन थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। बाकी अरेज और ऑब्जेक्ट्स तो मस्ट मस्ट कह सकते हैं आपकी जो जावास्क्रिप्ट के स्किल सेट में एक जो एक मस्ट आने वाली चीज़ है ना, वो है, वो तो आपको आना ही चाहिए। उसको हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल आपने इन सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा और इसको आपने सॉल्व करना है। इसकी सॉल्यूशंस की फ़ाइल मैं सेपरेट डालूंगा, लेकिन आपने उस फाइल को देखना नहीं है जब तक आप इन सब पे अपनी पूरी कोशिश नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।